65 साल पहले हुए परमाणु युद्ध के कारण धरती पर से इंसान लगभग खत्म हो गए, जिसके बाद बचे हुए इंसानों को टेक्निकल और एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जिससे उनके लिए जीना और ज्यादा मुश्किल हो गया। साथ ही अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि परमाणु युद्ध के असर की वजह से अब पैदा होने वाले लगभग 90% बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते थे, जिसके कारण इंसानों का अस्तित्व खतरे में था। पर किस्मत से तभी अमेज़न के घने जंगलों में रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट को एक खास तरह का फूल मिला, जिसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी थी, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके वो साइंटिस्ट एनर्जी क्राइसिस को खत्म कर देते हैं। इसके बाद उस फूल के पेड़ को जेनेसिस ट्री का नाम दिया जाता है और उस फूल को जेनेसिस फ्लावर का। फिर जेनेसिस फ्लावर के ऊपर ही रिसर्च करके साइंटिस्ट एक ऐसा सीरम भी बना लेते हैं जिससे किसी भी बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके डीएनए में चेंज करके उसको खास शक्तियां दी जा सकती थी। लेकिन इस सीरम का हर बच्चे के ऊपर अलग असर होता था। जैसे कि इस तरह से पैदा होने वाले कुछ लोग दूर की बातों को सुन सकते थे, कुछ काफी दूर तक का देख सकते थे और कुछ बहुत ही अच्छा गाना गा सकते थे। लेकिन हर 100 में से 10 बच्चे ऐसे भी थे जिनके डीएनए में चेंज करने के बाद भी उनका इम्यून सिस्टम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता था, और ऐसे लोगों के पैदा होने के बाद कुछ समय में उनके शरीर में कोई ना कोई खराबी आ ही जाती थी। अब जहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान राजा महाराजाओं की तरह शहर में रहा करते थे, वहीं नॉर्मल इंसानों और इस तरह के इंसानों को शहर से दूर एक स्लम एरिया में रहना पड़ता था, या तो फिर शहर में रहकर ही छोटे मोटे साफ सफाई जैसे काम कर कर वहीं पर गुजारा करना पड़ता था। अब आज जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चों का एक ग्रुप अपनी स्कूल ट्रिप पर एक साइंस लैब में आता है, जहां उनके टीचर उन्हें वॉर के बाद हुए सभी इंसिडेंट के बारे में बता रही थी, और उन्हीं जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चों के बीच में क्लोई नाम की एक नॉर्मल बच्ची भी मौजूद थी, जो कि वैसे तो उसी स्कूल के स्टूडेंट नहीं होती, लेकिन अभी वो उनके जैसे कपड़े पहनकर अपने एक अपाहिज साथी लियोन के साथ लैब में जेनेसिस फ्लावर की चोरी करने के लिए आई थी। अब लियोन अपने अपाहिज होने का फायदा उठाकर सबके सामने सफाई कर्मचारी होने का नाटक करता है, जिसके कारण ही उसे प्राइवेट एरिया की तरफ जाने का मौका मिल गया था, जहां जाके वो सबसे पहले तो कंट्रोल रूम के लॉक को हैक करके अंदर चला जाता है, और वहां आते ही चुपके से 2 गार्ड को देखकर उनकी तरफ चूहे वाले खिलौने को भेज देता है। उस खिलौने को गार्ड जैसे ही उठाते हैं, वैसे ही खिलौने में से बेहोशी वाली गैस निकलकर उन दोनों को बेहोश कर देती है, जिसके बाद लियोन जल्दी से उनमें से एक गार्ड की चाबी को चुराकर वेंटिलेशन सिस्टम को खोलता है और वहां मौजूद पाइप्स में बेहोशी वाली गैस का सिलेंडर जोड़कर मेन लैब के अंदर मौजूद सभी लोगों को बेहोश कर देता है। इस काम के पूरा होते ही लियोन मास्क पहनकर मेन लैब के अंदर जाने लग गया था, लेकिन अंदर दाखिल होने के लिए उसे मेन दरवाजे का कोड पता नहीं होता, इसलिए वो क्लोई से बात करके उस कोड के बारे में पता करने को कहता है, जिसके लिए क्लोई सिक्योरिटी इंचार्ज को देखकर उसके सामने ही एक बच्चे से जानबूझकर लड़ाई कर लेती है, और जब सिक्योरिटी इंचार्ज उन्हें छुड़वाने के लिए उनके बीच में आता है, तो क्लोई चुपके से उसकी जेब में मौजूद एक डायरी को चुरा लेती है, जिसमें ही उस मेन दरवाजे का कोड भी लिखा था। अब उस कोड को क्लोई से जानने के बाद लियोन मेन लैब में जाकर वहां मौजूद एक लीवर को खींचता है, जिससे उस कमरे में मौजूद जेनेसिस ट्री लियोन के सामने आ गया था, और उस ट्री को चारों तरफ से शीशे की दीवार से ढक रखा था। फिर अभी फ्लावर को चुराने से पहले लियोन अपनी माँ की दी गई एक घड़ी को देखता है, जिसमें लिखा था कि हम सब एक हैं और हम सब बराबर हैं। उसको देखने के बाद लियोन जेनेसिस फ्लावर को चुराने के लिए एसिड बॉल का इस्तेमाल करके ग्लास की दीवार को गोल हिस्से में काटता है और उसी हिस्से से फूल को निकालने लगता है। उस दौरान फूल के डिफेंस मैकेनिज्म ने बड़ी बड़ी पिंस को लियोन के चेहरे की तरफ फायर करना शुरू कर दिया था, लेकिन मास्क के कारण वो बच जाता है और फूल को तोड़कर अपने बैग में रख लेता है। मगर उसके ऐसा करते ही लैब में मौजूद सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गए थे, जिसके कारण गार्ड सभी बच्चों को लैब से बाहर जाने को कहते हैं, और क्लोई बाहर जाते हुए पीछे मुड़कर बार बार लियोन को देखने लगती है। तब किस्मत से वक्त रहते लियोन भी उस जगह पर आ जाता है, जिसके बाद वो जानबूझकर क्लोई से टकराते हुए क्लोई के हाथ में मौजूद टेडी बियर को जमीन पर गिराता है, और बाद में उसके टेडी बियर को वापस करते समय फ्लावर को टेडी बियर में ही छुपा देता है। अब स्कूल की ड्रेस में होने के कारण क्लोई की कुछ खास चेकिंग तो नहीं होती, लेकिन लियोन की चेकिंग करते हुए गार्ड उसके अपाहिज होने का मजाक बनाते हैं, और साथ ही उसकी माँ की घड़ी पर लिखे हुए कोड को भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। इससे लियोन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं करता और बाहर क्लोई के पास चला जाता है। दरअसल वो दोनों स्लम एरिया में रहने वाले जीनियस चोर थे, जो शहर में आके इसी तरह से चोरी करके चोरी के सामान को स्लम एरिया में बेच देते थे, और इसी काम से उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। खैर अभी क्लोई और साथी लियोन जब स्लम एरिया की तरफ वापस जा रहे थे, तो उस दौरान शहर का मेयर फ्रैंक एक नए ड्रग के बारे में बताता है, जो कि उसने अपने ही लैब में बनवाया था, और उस ड्रग की मदद से किसी भी इंसान के पैदा होने के बाद भी उसके डीएनए में चेंजेस करके उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों की तरह बनाया जा सकता था। और क्योंकि खास करके उस ड्रग को स्लम एरिया के लोगों के लिए ही बनाया गया था, इसलिए स्लम एरिया में उस ड्रग का बहुत ही अच्छे से प्रचार करवाने के लिए फ्रैंक ने वहां पर एक बहुत ही बड़ी सिंगर मीरा का कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करवाया होता है, जिसको दुनिया भर के सारे लोग बहुत ज्यादा पसंद करा करते थे। और मीरा खुद भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन थी,
जो कि अपनी खूबियों के कारण बहुत अच्छा गाना गा सकती थी। खैर अभी इस न्यूज को सुनने के बाद क्लोई काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो खुद भी मीरा की बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन लियोन को तो मीरा और उसके कॉन्सर्ट में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। खैर इधर जब एक जगह पर मीरा अपने कॉन्सर्ट को खत्म करने के बाद अपने रूम में वापस आती है तो उसका मैनेजर उसके पास आकर उसको स्लम एरिया में जाने से मना करता है क्योंकि वो जगह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन मीरा के हिसाब से वो वहां पर बस कॉन्सर्ट इसी वजह से करना चाहती थी ताकि वो पूरी दुनिया को ये दिखा सके कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान नॉर्मल इंसानों के साथ भी रह सकते हैं। खैर वहीं क्लोई और लियोन के स्लम एरिया में एंटर करते समय सिक्योरिटी गार्ड उनके सामान को चेक करते हैं, जिस दौरान लियोन क्लोई को अपनी भांजी बताते हुए झूठ बोलता है कि शहर में वो अपनी भांजी के साथ अपनी भांजी के लिए गिफ्ट लेने गया था क्योंकि जल्दी ही उसका बर्थडे आने वाला है। अब ये बात सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड उन्हें वहां पर से जाने देते हैं और वो दोनों के दोनों अपने वेयर हाउस में आ जाते हैं। अब पहले के टाइम पर वो वेयर हाउस क्लोई के माता पिता का हुआ करता था, लेकिन एक दुर्घटना में मरने से कुछ समय पहले ही उन लोगों ने वेयर हाउस को लियोन के नाम पर कर दिया था और उससे वादा लिया था कि वेयर हाउस के बदले में लियोन उनकी बेटी क्लोई का हमेशा ध्यान रखेगा। खैर अभी के लिए क्लोई अपने टेडी बियर में से जेनेसिस फ्लावर को निकालकर लियोन को देती है, जिसको लेने के बाद लियोन उसको बर्तन धोने के लिए बोलता है और कुछ जेनेसिस फ्लावर के ऊपर वर्क करते हुए उसके एनर्जी पार्टिकल्स को निकालने में लग जाता है। तब उस दौरान क्लोई उसको थोड़ा सा परेशान करने के लिए रेडियो में तेज तेज गाने बजाने लग जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद वो दोनों के दोनों अपने काम को खत्म करके अपनी दुकान को चालू कर देते हैं। अब आज के दिन वो लोग जेनेसिस फ्लावर से निकाले गए एनर्जी पार्टिकल का इस्तेमाल करके स्लम एरिया में रहने वाले उन लोगों के बॉडी पार्ट को सही करने वाले थे जिनकी बॉडी में प्रोस्थेटिक पार्ट्स लगे थे। तब एक एक करके उन लोगों की दुकान पर काफी सारे लोग आने लग जाते हैं, जिस दौरान लियोन धीरे धीरे करके उनके मशीनरी पार्ट्स को सही करता जा रहा था और बदले में उससे लोगों से पैसे मिलते जा रहे थे। अब काफी देर काम करने के बाद लियोन थोड़ा सा थक जाता है, लेकिन क्लोई इतने सारे पैसे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अब तभी अचानक से उनके शॉप वाले नंबर पर किसी का कॉल आता है जो कि उन्हें एक एनर्जी पार्टिकल के बदले में 3 गुना पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन 3 गुना पैसे कमाने के लिए उन्हें उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां पर वो बंदा उन्हें आने के लिए बोलेगा। तब शुरू में तो क्लोई उसको ये कहकर मना कर देती है कि वो लोग होम डिलीवरी का काम नहीं करते, मगर 3 गुना पैसे के बारे में सुनने के बाद लियोन उस कस्टमर की लोकेशन पर जाने के लिए मान जाता है। अब उस बंदे ने उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों के एक रेस्टोरेंट में आने के लिए बोला था, जहां पर जाने के लिए लियोन मान तो गया था, पर अगर रास्ते में क्लोई और लियोन को कोई पुलिस वाला वहां पर जाते हुए देख लेता तो उस जगह के सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों के लिए रिजर्व होने के कारण वो दोनों एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाते। लेकिन इसके बावजूद लियोन पैसे के लालच में इस खतरे को उठाने के लिए तैयार हो जाता है और किसी तरह से वो दोनों मैप में पुलिस वालों की लाइव लोकेशन देखते हुए उनसे बचकर होटल के पास पहुंच जाते हैं। उस होटल के अंदर काफी सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान खाना खाने के लिए आए हुए थे, जिनकी उन दोनों के ऊपर नजर पड़ने से पहले ही किचन में मौजूद शेफ उन दोनों को जल्दी से किचन के अंदर लेकर चला जाता है, जहां पर उन दोनों को बुलाने के बाद शेफ अपनी शर्ट को उतार देता है और तब जाकर क्लोई और लियोन को पता चलता है कि असल में वो शेफ भी एक नॉर्मल इंसान ही था जो कि लियोन की तरह चल फिर नहीं सकता था और उसने अपने चलने फिरने के लिए एक मैकेनिकल स्पाइन बनवाई हुई थी, जिसमें ही आ रही गड़बड़ को सही करने के लिए उसने लियोन को वहां पर बुलाया था। अब जब लियोन उसके स्पाइन को सही करने की कोशिश कर रहा होता है तभी अचानक से होटल के बाहर कुछ नकाबपोश लोग आ जाते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों से नफरत करा करते थे और आज होटल में हमला करके वो लोग ज्यादा से ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों को जान से मारना चाहते थे। अंदर जाते ही वो लोग सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारना चालू कर देते हैं, जबकि इस सबसे अनजान लियोन ने अब तक उस शेफ के मैकेनिकल स्पाइन को पूरी तरह से सही कर दिया था, जिसके बदले में वो उससे पैसे मांगने लगता है। लेकिन पैसे देने के पहले ही शेफ को बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो लियोन से थोड़ी देर वेट करने को बोलकर बाहर चेक करने के लिए जाता है, पर उस दौरान उस ग्रुप के लोग उसे भी बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं और बाद में वो बहुत ज्यादा घायल होकर क्लोई और लियोन के पास आकर उन्हें उन लोगों के हमले के बारे में बता देता है। ये बताने के बाद शेफ की वहीं पर मौत हो गई थी और जल्दी ही उस ग्रुप के लोग भी किचन में आने वाले थे। इसीलिए तब लियोन अपनी और क्लोई की जान बचाने के लिए क्लोई से बोलता है कि वो शेफ के मैकेनिकल स्पाइन को निकालकर उसको पहना दे, जिससे लियोन खुद भी चल फिर पाएगा। तब क्लोई भी बिल्कुल ऐसा ही करती है और फिर इसके बाद जब बाहर मौजूद ग्रुप के बंदे किचन में आते हैं तो लियोन क्लोई के साथ छुप जाता है। तब उस ग्रुप में मौजूद एक आदमी की जेब से एक पेपर गिरता है जिसको क्लोई ने उठाकर अपने पास रख लिया था और उसी दौरान उस मैकेनिकल स्पाइन में फिर से गड़बड़ होने के कारण लियोन को अपने शरीर को कंट्रोल करने में दिक्कत आने लग गई थी। एक तरह से अब लियोन की बॉडी अपने आप वर्क करने लग जाती है और तभी उस ग्रुप का एक बंदा अपने दूसरे साथी को ये बताने के लिए अंदर आता है कि जल्दी ही पुलिस यहाँ पर आने वाली है तो उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना पड़ेगा।
इसके बाद वो लोग वहां पर से निकलने ही वाले थे कि तभी लियोन आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और जब वो लोग उसको मारने के लिए उसकी तरफ आते हैं तो लियोन ना चाहते हुए भी उन लोगों से लड़ाई करने लग जाता है। उस दौरान लियोन ने एक पेन को उठाकर एक आदमी के चेहरे पर मार दिया था, जिसके कारण उसका मास्क हट जाने की वजह से लियोन और क्लोई ने उसका चेहरा देख लिया था। पर अभी वो बंदा उनके ऊपर वापस से अटैक कर पाता उससे पहले लियोन और क्लोई जैसे तैसे वहां पर से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन बाहर जाने के बाद भी लियोन का उसकी बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं था, इसीलिए जैसे तैसे क्लोई उसकी मदद करते हुए उसे आगे लेकर जाने लगती है और वो बहुत ही मुश्किल से पुलिस वालों की गाड़ियों से बचकर छुप छुप के अपने वेयर हाउस में आ जाते हैं। अब वहीं पर अगले दिन न्यूज देखते समय उन्हें होटल में हुए अटैक के बारे में पता चलता है और साथ ही न्यूज में उन दोनों की भी फोटो दिखाई जा रही थी, क्योंकि उन दोनों को भागते हुए एक सीसीटीवी कैमरा ने कैप्चर कर लिया था और पुलिस वालों को होटल में हुए हमले में उन्हीं दोनों की साजिश लग रही थी। इसी वजह से उन दोनों को तुरंत ही मोस्ट वांटेड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जो जानने के बाद लियोन बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि ऐसे हालात में पुलिस वालों के पास जाकर वो लोग उन्हें सफाई भी नहीं दे सकते थे और अगर वो पुलिस वालों के पास जाकर उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करते भी तो भी उनके नॉर्मल इंसान होने के कारण पुलिस वाले उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते। तभी अचानक से लियोन की नजर टीवी पर आ रहे एक पुलिस वाले के ऊपर पड़ती है, जिसको देखने के बाद लियोन और क्लोई पूरी तरह से दंग रह गए थे, क्योंकि असल में वो पुलिस वाला उन्हीं अटैकर्स में से एक था। उस पुलिस वाले को न्यूज में देखने के बाद लियोन को ये बात तो समझ आ गई थी कि असल में उस पुलिस वाले ने जानबूझकर कुछ लोगों के साथ जाकर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों को जान से मारा है, ताकि वो बाकी लोगों को ये दिखा सके कि नॉर्मल इंसान बहुत ज्यादा बुरे होते हैं और अगर उन्हें ड्रग देकर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हमले कर सकते हैं। खैर अभी क्लोई अपनी जेब में से उस पर्चे को निकालती है जो कि उसे होटल के किचन में मिला था। वो कागज असल में मीरा के कॉन्सर्ट का एक हिस्सा था कि असल में वो पुलिस वाले वापस से नॉर्मल इंसानों का भेष बनाकर उस कॉन्सर्ट में जाकर मारामारी करेंगे, जिस दौरान मीरा की जान को बहुत ज्यादा खतरा होगा और अगर वो इस कॉन्सर्ट के दौरान मारी जाती है तो फ्रैंक के द्वारा नॉर्मल इंसानों के लिए बनाया गया ड्रग कभी भी मार्केट में रिलीज नहीं होगा। इसीलिए क्लोई मीरा के कॉन्सर्ट में जाकर वहां मौजूद लोगों और मीरा की जान को बचाना चाहती थी, लेकिन लियोन को इन सब से कोई भी लेना देना नहीं था। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी अपनी और क्लोई के जरूरत के सामान को इकट्ठा कर इस जगह से निकलने की तैयारी करने लगता है। लेकिन क्लोई को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो रोते हुए वेयर हाउस के बाहर चली जाती है। तब लियोन उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तभी अचानक से लियोन की नजर वापस से उसी मैकेनिकल स्पाइन पर पड़ती है, जिसको देखने के बाद लियोन के दिमाग में कीरा और बाकी सबकी जान को बचाने का एक आइडिया आ गया था। इसी वजह से वो उस मैकेनिकल स्पाइन के ऊपर फिर से वर्क करना चालू कर देता है और फिर जब थोड़ी देर बाद क्लोई वापस से वेयर हाउस के अंदर आती है तो उस समय तक लियोन मैकेनिकल स्पाइन में काफी सारे एडवांस फीचर को ऐड करके उसे एक तरह से सुपर हीरो सूट बना चुका था, जो देखने के बाद क्लोई को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो उस सूट में मास्क और साथ ही कुछ वेपन्स को ऐड करने में लियोन की मदद करती है। अब इसके बाद रात में स्लम एरिया की एक बहुत ही बड़ी जगह पर कीरा का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस होता है, जिस दौरान उसका गाना सुनकर लोग पागलों की तरह उसके लिए तालियां बजाने लग गए थे। इससे मीरा को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, पर जब वो अपने कॉन्सर्ट को खत्म करने के बाद अपने कार्ड के साथ अपनी गाड़ी की तरफ जा रही होती है तभी अचानक से वहां पर वही मास्क वाले बंदे पहुंचकर उसके गार्ड को जान से मार देते हैं और मीरा को किडनैप करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अब तक लियोन भी अपने सूट को पहनकर वहां पर आ गया था, जो कि वहां पर आते ही उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारना चालू कर देता है, जिस दौरान वो अपने सूट के अंदर मौजूद प्लांट वाले वेपन की मदद से कुछ लोगों को झाड़ियों से बांध दे रहा था तो कुछ लोगों को एसिड वाली सीट फेंक कर घायल कर रहा था। इस बीच क्लोई एक गाड़ी को चुराकर उसमें मीरा को बिठाती है और बाद में गाड़ी में लियोन को भी बिठाकर जल्दी से वेयर हाउस में आ जाती है। अब इस लड़ाई के दौरान लियोन भी थोड़ा सा घायल हो गया था, जिसकी वजह से वेयर हाउस में आने के बाद वो अपना इलाज करने की कोशिश करने लगता है, जबकि क्लोई तो अपने सामने मीरा को देखकर फूले नहीं समा रही थी। वो मीरा के साथ में अपने आप को बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस करती है, जिस दौरान मीरा को भी उससे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, पर फिलहाल के लिए वो लियोन की मदद करने के लिए उसके पास चली जाती है। अब वैसे अब तक मिया के किडनैप होने की बात पूरे शहर में फैल गई थी और साथ ही सबको ये बात भी पता चल गई थी कि फ्लावर सूट में मौजूद एक आदमी ने पिछली रात उसकी मदद करने की कोशिश करी थी। इसी बारे में लियोन से बात करने के बाद मीरा डिसाइड करती है कि अब वो वेयर हाउस से निकलकर शहर में वापस चली जाएगी, लेकिन लियोन उसको ऐसा करने से मना कर देता है। उसके हिसाब से पहले उन्हें उन नकाबपोश लोगों के ग्रुप के बारे में और ज्यादा चीजें पता करने की जरूरत थी ताकि वो आगे चलकर किसी और के ऊपर हमला ना करे। तभी उन्हें न्यूज से ये बात भी पता चलती है कि अगले दिन फ्रैंक अपने हेल्थ केयर सेंटर में खुद आने वाला था, जिस बात को सुनने के बाद लियोन समझ जाता है कि वो सारे नकाबपोश बंदे अगले दिन वहां पर अटैक करेंगे। इसीलिए उस लैब में लोगों को बचाने के लिए लियोन मीरा के साथ मिलकर ही एक प्लान बनाता है और अगले दिन अपने मैकेनिकल स्पाइन को पूरी तरह से सही करने के बाद अमीरों की तरह कपड़े पहनकर मीरा के साथ उस लैब में पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद मीरा और लियोन ऐसा दिखाने लग गए थे
जैसे कि वो दोनों कपल हो और उन दोनों को मीडिया वालों से छुपकर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बच्चा पैदा करना हो। अब इतनी बड़ी सुपरस्टार को अपनी लैब में देखने के बाद वहां मौजूद स्टाफ तो पूरी तरह से पगला गया था। इसीलिए डॉक्टर खुद ही लैब में उन्हें हर जगह पर घुमाने लगता है, जिस दौरान ही लियोन ने चुपके से एक कमरे की चाबी चुरा ली थी। और जैसे ही उसे इस बारे में भनक होती है कि वो मास्क वाले बंदे जल्दी ही वहां पर आने वाले हैं, तो वो सबसे पहले तो मीरा को उस कमरे में जाने के लिए बोलता है और बाद में लैब के बाकी सारे स्टाफ को भी ये बोलकर अंदर भेज देता है कि मीरा आज उनके लिए फ्री में परफॉर्म करने वाली है। तब सारा का सारा स्टाफ भी अंदर चला गया था, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो सारे मास्क वाले बंदे लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके आने से पहले ही लियोन भी अपने फ्लावर मैन वाले सूट को पहनकर तैयार हो गया था। इसके बाद वो वापस से उन लोगों से लड़ाई करना चालू कर देता है, लेकिन इस बार वो सारे के सारे बंदे लियोन पर एक साथ हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी लियोन उन्हें हरा नहीं पाता और वो लोग उल्टा लियोन को मार मार कर उसका मोर बना देते हैं। अब वो लियोन को जान से मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर मेयर फ्रैंक अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंचकर उन सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन गन पॉइंट में होने के बावजूद भी मास्क में मौजूद सभी लोग वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक जब लियोन के पास आकर उसकी शक्ल को देखता है तो उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। असल में लियोन कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक का ही बेटा था, जो कि फ्रैंक से किसी बात पर बहुत ही ज्यादा नाराज होने के कारण उसके घर को छोड़कर चला गया था और इतने सालों से अब तक उसने फ्रैंक से कोई भी बात नहीं करी थी। अब तक क्लोई भी वहां पर आ जाती है, जिसको जब लियोन की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो लियोन से इस बात पर नाराज होकर वहां पर से चली जाती है कि लियोन ने अब तक उससे अपनी सच्चाई को छुपा कर रखा हुआ था। खैर अभी जैसा कि फ्रैंक के वहां पर आने के कारण वहां काफी सारे रिपोर्टर्स भी मौजूद थे, इसीलिए फ्रैंक उनके सामने वादा करता है कि वो अपने बनाए गए ड्रग को सबसे पहले अपने बेटे पर ही इस्तेमाल करके उसको सही करेगा और बाद में बाकी सारे नॉर्मल लोग उनका इलाज भी फ्री में कर देगा। अब ये बात सुनने के बाद स्लम एरिया में मौजूद सभी लोगों को सीधा फ्रैंक की फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां उनके ऊपर भी 7 के 7 एक्सपेरिमेंट चलने वाले थे और उन्हें भी जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसान बनाया जाने वाला था। खैर अब उसी लैब में बने एक मेडिकल रूम में लियोन क्लोई से मिलने के लिए काफी ज्यादा परेशान था, इसीलिए वो फ्रैंक से क्लोई को ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन फ्रैंक के हिसाब से वो क्लोई को ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश कर चुका था, पर उसे अब तक क्लोई के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। ये सुनने के बाद लियोन फ्रैंक से उसके सूट को वापस करने को कहता है ताकि वो खुद जाकर क्लोई को ढूंढ सके, लेकिन फ्रैंक लियोन को आगे से उस सूट का इस्तेमाल करने से मना कर देता है, क्योंकि फ्रैंक के हिसाब से वो कुछ दिनों में लियोन को सही करने वाला था और अब लियोन को उस सूट की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद लियोन भड़क जाता है, क्योंकि फ्रैंक के ऐसे ही एक बेकार एक्सपेरिमेंट के कारण लियोन की मां की जान गई थी। यही रीजन भी था कि लियोन ने क्यों फ्रैंक से बात करना बंद कर दिया था और क्यों वो उसके घर को छोड़कर स्लम एरिया में रहने के लिए चला गया था। इस पर अभी फ्रैंक लियोन से माफी मांगता है और लियोन को उसकी मां का एक आखिरी लेटर देता है, जो मरने से पहले लियोन की मां ने उसके लिए लिखा था। उसको पढ़ने पर लियोन को पता चलता है कि उसकी मां चाहती थी कि लियोन बड़ा होकर काफी अच्छा इंसान बने, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड और नॉर्मल इंसानों के बीच में कोई भी फर्क ना समझे, क्योंकि उसकी मां के हिसाब से सब लोग एक हैं और सब लोग बराबर हैं। इस लेटर को पढ़ने के बाद लियोन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी उसके कमरे में मीरा आकर उसे थोड़ी देर के लिए फैसिलिटी में घुमाने के लिए लेकर जाती है, जहां लियोन देखता है कि फैसिलिटी में नीचे ही स्लम एरिया के लोगों के लिए टेंट लगाए हुए थे। उन्हीं टेंट्स के पास मौजूद लोगों की भीड़ में लियोन को क्लोई भी दिखाई दे गई थी, जो कि खुद भी लियोन को देखकर खुद को रोक नहीं पाती और जल्दी से उसके पास आकर उसे गले से लगा लेती है। अब क्लोई को वहां पर देखकर लियोन को समझ आ गया था कि फ्रैंक ने उससे झूठ कहा है और तभी उसे वो पल भी याद आता है जब फ्रैंक के बॉडीगार्ड ने उन मास्क वाले बंदों को गन पॉइंट पर लेने के बाद भी उन पर गोली नहीं चलाई थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रैंक खुद भी उन लोगों को पहले से जानता था और शायद वो खुद ही उन लोगों से इस तरह के काम करवा रहा था। अब अगर लियोन का सोचना सही था तो फ्रैंक स्लम के सभी लोगों को फैसिलिटी में सही करने के लिए नहीं बल्कि किसी और ही मकसद से लेकर आया था। अब जब लियोन इस बारे में मीरा को बताता है तो शुरू में तो मीरा को इस बात पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से फ्रैंक एक बहुत ही अच्छा आदमी था। लेकिन लियोन उससे कहता है कि सच का पता करने के लिए हमें चुपके से यहाँ के लैब वाले रूम में जाना होगा, जिस पर मीरा भी मान जाती है और एक हिडन कैमरा वाली प्रोस्टेटिक आंख को लेकर लैब रूम के बाहर पहुंच जाती है। उस लैब के अंदर फ्रैंक एक स्लम में रहने वाले आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो उस आदमी के स्पाइनल कॉर्ड में से एक लिक्विड को निकालता है और उतने में ही वहां पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है, जो मास्क वाले लोगों के ग्रुप का लीडर था। तब फ्रैंक उसे उस लिक्विड के बारे में बताता है, जिसकी मदद से दवाई बनाकर वो स्लम के लोगों को सही कर सकता था और साथ ही उस लिक्विड से लोगों की उम्र भी बढ़ाई जा सकती थी। तो फ्रैंक की ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले को समझ में नहीं आता कि अगर फ्रैंक के पास इतनी बढ़िया दवाई बनाने का रास्ता है तो वो स्लम में रहने वाले लोगों की मदद क्यों करना चाहता है। इस पर फ्रैंक उसे बताता है कि मैं तो उन लोगों को कभी भी सही नहीं करने वाला।
बस मुझे अपने बेटे को सही करना है, पर उसके अलावा जितने भी स्लम के लोगों को मैं इस फैसिलिटी में लेकर आया हूँ, मैं उन सभी लोगों की बॉडी से इस लिक्विड को निकाल कर उन्हें खत्म कर दूंगा और बाद में उस लिक्विड से उम्र बढ़ाने वाली दवाई बनाकर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों को बेचूंगा। इस बात को सुनने के बाद पुलिस वाला भी काफी ज्यादा खुश होता है और साथ ही तब मीरा को उनकी बातें सुनने के बाद ये बात भी पता चलती है कि फ्रैंक उस पुलिस वाले से जगह जगह पर अटैक इसी वजह से करवा रहा था ताकि बाद में उन सभी चीजों का ब्लेम स्लम एरिया वाले लोगों पर डालकर उन्हें जेल में डाला जा सके, जिसके बाद उस करप्ट पुलिस वाले की वजह से फ्रैंक के लिए उन लोगों को जेल से निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता और वो एक एक करके उन सभी लोगों को लैब में बुलाकर उनकी बॉडी से उस लिक्विड को निकाल लेता। खैर अभी इस सच्चाई के बारे में जानने के बाद तो मीरा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि फ्रैंक इतना ज्यादा गिरा हुआ इंसान है। अभी वो इस बारे में जाकर लियोन के साथ साथ बाकी सारे स्लम के लोगों को भी बता देती है, जो जानने के बाद सब लोग काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि फैसिलिटी में होने के कारण वो लोग यहाँ पर से इतनी आसानी से नहीं भाग सकते थे। इस पर लियोन उनसे परेशान ना होने को कहकर सबको मोटिवेट करता है और फैसला करता है कि वो लोग फ्रैंक से लड़ाई करके उसकी सच्चाई को सभी लोगों के सामने लेकर आएंगे और यहाँ पर से फ्री हो जाएंगे। इसके लिए लियोन को सबसे पहले अपने फ्लावर मैन वाले सूट की जरूरत थी, जिसकी लोकेशन के बारे में क्लोई को पहले से पता था और उसने उस कमरे की चाबी भी चुरा रखी थी। अब इसके थोड़ी देर बाद जब आज निकाले गए लिक्विड को लेकर फ्रैंक लियोन के कमरे में आता है, तो उस समय पर लियोन अपने बेड पर आराम से लेटा हुआ था, लेकिन फ्रैंक के लियोन को इंजेक्शन लगाने से पहले ही लियोन अपने सूट में खड़ा होकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये बात सुनकर फ्रैंक गुस्से में लियोन को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो बस उसके लिए ही ऐसा करना चाहता है, लेकिन लियोन उसकी बात को नहीं सुनता और फ्रैंक को उसी कमरे में बंद करने के बाद क्लोई के साथ सीधा सर्वर रूम में चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वो वहां पर मौजूद दोनों गार्ड को बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद क्लोई वहां पर मौजूद कंप्यूटर से पुलिस के सर्वर में फ्रैंक की लिक्विड निकालने वाली वीडियो को भेजने लग गई थी। पर उसी समय फैसिलिटी में इमरजेंसी अलार्म बजना चालू हो जाते हैं, जिसके कारण जल्दी ही वहां पर फ्रैंक के काफी सारे गार्ड आकर सबको पीटने वाले थे। अब तक सर्वर रूम में मीरा भी आ गई थी, जिससे लियोन क्लोई के पास रहने को बोलकर खुद बाकियों के पास उनकी मदद करने के लिए जाने लगता है। तब लियोन के वहां पर से जाने से पहले मीरा उसको किस करती है, जो देखकर क्लोई उनसे कहने लग गई थी कि अभी जाकर लोगों को बचा लो और बाद में ओयो बुक कर ये सारी चीजें आराम से कर लेना। इसीलिए अब लियोन भी सीधा नीचे चला जाता है, जहां पर अब तक वो पुलिस वाला भी अपने साथियों के साथ सबको मारने के लिए आ गया था और उन सभी के पास सुपर स्ट्रेंथ की स्पेशल एबिलिटी थी। लेकिन अभी लियोन भी अकेला नहीं होता और उसके साथ साथ बाकी सारे इस्लाम के लोग भी उन सभी लोगों को घेर लेते हैं और एक एक करके सभी पुलिस वालों की धुलाई करना चालू कर देते हैं। अब शुरू में तो पुलिस वालों का ग्रुप हार रहा था, मगर बाद में वो लोग बैकअप को बुलाते हैं और इस बार आने वाले बंदे अपने साथ बंदूकें लेकर आए थे। उन्होंने वहां पर आते ही काफी सारे इस्लाम के लोगों को जान से मार दिया था, जो देखकर सभी इस्लाम के लोग इधर उधर भागना चालू कर देते हैं और उस दौरान पुलिस वालों का लीडर लोगों की भीड़ में लियोन को ढूंढकर बुरी तरह से मारने लगता है। तब वो लियोन को मारते मारते सीधा लैब के अंदर ले गया था, जहां पर काफी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी लियोन उससे अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रहा था। इधर सर्वर रूम में भी एक गार्ड आके मीरा का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देता है, जिससे जल्दी ही मीरा की मौत होने वाली थी और अभी क्लोई बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उसको छुड़वा नहीं पा रही थी। पर तभी किस्मत से वहां एक स्लम का बंदा आकर क्लोई की मदद करता है और उस गार्ड को बेहोश करके मीरा की जान को बचा लेता है। वहीं अब तक वो पुलिस वाला गुंडा लियोन को बिना साबुन पानी के धोते हुए उसे उस कमरे में ले गया था जहां पर जेनेसिस ट्री मौजूद था। उस दौरान अपनी जान बचाने के लिए लियोन एक एसिड सीड को पुलिस वाले की तरफ शूट करता है, लेकिन पुलिस वाला उससे बच जाता है और वो सीड जाकर सीधा जेनेसिस ट्री के ग्लास पर क्रैक लगा देता है। इसके अगले ही पल पुलिस वाले ने लियोन को ग्लास की तरफ फेंक कर ग्लास को पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिसके बाद वो लियोन को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से लियोन को सोचकर जेनेसिस ट्री के फ्लावर को तोड़कर साइड हो जाता है और ट्री का डिफेंस मैकेनिज्म फ्लावर के टूटते ही काफी सारी पॉइजनस पिन को सीधा पुलिस वाले की तरफ शूट करता है। इससे उस पुलिस वाले की भी मौत हो गई थी और अब तक ईमानदार पुलिस वाले भी लैब में पहुंच गए थे। वो लियोन की हालत देखने के बाद पहले तो उसकी मदद करते हैं, पर बाद में जब वो लोग फ्रैंक को गिरफ्तार करने के लिए उस कमरे के पास जाते हैं जहां पर लियोन ने फ्रैंक को बंद करा था, तो वहां पर उन्हें रूम का दरवाजा टूटा हुआ दिखाई देता है और अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि फ्रैंक ने अपनी नई वाली दवाई को अपने अंदर ही इंजेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से ही वो यहाँ पर से भाग पाया था। फिर अब पुलिस वाले फ्रैंक को चारों तरफ ढूंढना चालू कर देते हैं और इसके कुछ समय बाद ही नॉर्मल लोगों को भी स्लम एरिया में वापस से छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर लियोन अब मीरा और साथी क्लोई के साथ बहुत ज्यादा खुश था। उसी जगह पर पास में फ्रैंक भी खड़ा हुआ था, जिसके शरीर पर उस दवाई के कारण काफी सारे फफोले पड़ गए थे और वो बस गुस्से में लियोन को देख रहा था। अब वो क्या करेगा और वो अभी के लिए क्या कर सकता है,
इस बारे में तो हमें कभी भी जानने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मूवी ही यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।